हेलो एवरीवन, मैं हूं निर्दोष कुमार प्रजापति और एनजीसी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं कि मनुष्यों में प्रजनन। आज हम देखेंगे कि मनुष्यों में प्रजनन कैसे होता है। तो इसे देखने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीज़ होती हैं, एक मेल और एक फीमेल। दोनों में कॉपुलेशन होता है, उसके बाद उनके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स निकलते हैं और आपस में फ्यूज़न करके उसमें फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद बेबी का प्रोडक्शन होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम जानें तो इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और ग्लैंड्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं टेस्टिस, सेमनीफेरस ट्यूब और स्क्रोटम। पहले इसको देखते हैं कि इसकी पोजीशन कहाँ पर है, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमारे इधर आएंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो यहाँ पर उपस्थित होते हैं। इसको अगर हम जूम करके देखें तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ये वाला। तो इसमें हमको देखने मिलेंगे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसमें हमें टेस्टिस मिलेगा। तो टेस्टिस ये हैं और जो पेनिस के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है, और ये एक पेयर में होते हैं, एक ये और एक ये, हमेशा दो होते हैं और ये बॉडी से बाहर होते हैं। और ये जो पेयर में होते हैं इनके अंदर, यानी टेस्टिस का अगर हम एक एलएस देखें तो इसमें यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें तो इसमें हम देखेंगे इसमें कुंडलीकार इसमें ट्यूब्स होती हैं। इस तरह से छोटी छोटी ये ट्यूब्स हैं, जो बारीक कुंडली बनी हुई हैं। तो ये ट्यूब्स होती हैं, इनको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्स। इन ट्यूब्स को बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। और ये ट्यूबुल्स आपस में आगे जाके जुड़ी रहती हैं एक ट्यूब से। ये जो इसको हम अगर यहाँ पे देखें जूम करके इसको, तो ये जो सेमनीफेरस ट्यूब है, सारी सेमनीफेरस ट्यूब एक ट्यूब से जाके जुड़ रही हैं इधर, इन ट्यूब से जुड़ रही हैं। और ये ट्यूब आगे चल के ऊपर की तरफ जाती है और ये एक गुच्छा बनाती है, ट्यूबल्स का एक गुच्छा बनाती है। और इस ट्यूबल्स को बोलते हैं एपिडाइडिमिस। ये जो ट्यूबल्स हैं जो गुच्छा बना रही है, ये एपिडाइडिमिस है। और ये एपिडाइडिमिस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का भाग है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमने तीन चीज़ें देखनी होंगी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस, सेमनीफेरस ट्यूब्स और एक होता है स्क्रोटम। यानी टेस्टिस के ऊपर वाला भाग है, ये जो थैली टाइप की होती है, इसके ऊपर जो कवर, जिसमें कवर रहता है, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। और ये स्क्रोटम का काम होता है कि इसके टेम्परेचर को मेंटेन करना। इसके तो आउटर, ये जो सबसे बाहर होता है तो इसको कवर करके रहता है, यानी इससे सुरक्षा करता है टेस्टिस की। और टेस्टिस बाहर होने का रीज़न होता है क्योंकि ये इसकी वजह से बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर, लगभग 2 से 2.5 या 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनका टेस्टिस का कम रहता है। अगर ये बॉडी के अंदर होते तो इसका टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा होता, और इसी वजह से इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाता, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। वो आगे बात करेंगे हम स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गए हमारे। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में देखें हम, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमको देखने मिलेंगे एक एपिडाइडिमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरिथ्रा। इनकी पोजीशन देखते हैं, और इनकी पोजीशन देखें तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे। हम वहीं चलते हैं दोबारा। ये टेस्टिस हैं, यहाँ से टेस्टिस के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब्स हैं, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब हैं, ये ट्यूब एक ट्यूब में जाकर जुड़ जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं एपिडाइडिमिस। और एपिडाइडिमिस को हम 3 भागों में बांट के देख सकते हैं। जैसे ये ऊपर वाला भाग जो गुच्छा बना होता है, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं हेड बोलते हैं। और एक नीचे वाला भाग जो मिडिल वाला पार्ट है, इसको एपिडाइडिमिस बॉडी बोलते हैं, ये जो पार्ट है। और सबसे नीचे वाला भाग कहलाता है टेल कहलाता है, यानी एपिडाइडिमिस टेल, यानी इसकी पूंछ कहलाती है। तो इसको हम एपिडाइडिमिस को 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं, एपिडाइडिमिस हेड, एपिडाइडिमिस बॉडी और एपिडाइडिमिस टेल। तो ये 3 इसके पार्ट हो गए। और एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या,
ये जो अब एपिडाइडिमिस है, यहाँ पे क्या हुआ था, जो सेमनीफेरस ट्यूब थी, सेमनीफेरस ट्यूब जाके कनेक्ट हो गई थी एपिडाइडिमिस से, और एपिडाइडिमिस कनेक्ट रहता है एक वास्ट डिफरेंस से, एक लंबी सी ट्यूब्स होती है, ये यहाँ से जो ट्यूब्स के ये वाली, इसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। यानी अगर हम इधर देखें यहाँ पर, तो ये जो ट्यूबल्स है यहाँ पर, ये यहाँ पर तो ये एपिडाइडिमिस फैली हुई, ये वाली जो पार्ट है ये एपिडाइडिमिस का है, यहाँ तक फैला होगा, और फिर आगे ये वास्ट डिफरेंस में, वास्ट डिफरेंस से टच होती है, और वास्ट डिफरेंस काफ़ी लंबी ट्यूब्स होती है, और आगे चलते हुए ये सीधे ब्लैडर के पीछे को होते हुए जाती है, ब्लैडर के पीछे होते हुए और सीधे इजैकुलेटरी डक्ट में मिल जाती है। कैसे मिलती है ये देखते हैं इसको। ये अब ब्लैडर क्या है ये देखते हैं, ब्लैडर क्या है, एक देखो यहाँ पर ये जो वास्ट डिफरेंस है, ये जो वास्ट डिफरेंस ट्यूब्स है, ये एक ट्यूब के ऊपर को होके जाती है, ये जो ट्यूब है ऊपर, ये वाली ट्यूब कहलाती है यूट्रस, ये है यूट्रस ट्यूब। तो यूट्रस ट्यूब क्या होती है, ये किडनी से निकलने वाली ट्यूब होती हैं, ये डायरेक्ट किडनी से निकलती हैं। अब किडनी जैसे ये है, ये किडनी है, ये किडनी है, और इन किडनियों से निकल रही है ट्यूब, और किडनियों का काम क्या होता है, ब्लड को छानने का काम होता है, वही ब्लड को फिल्टर करता है, और ब्लड को फिल्टर करने के बाद उसमें जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है, एक्सक्रीटी प्रोडक्ट होते हैं, एक्सक्रीटी प्रोडक्ट को इसे किडनी छान के सीधे कहाँ भेज देती है, ये ब्लैडर में भेज देती है। और ब्लैडर में क्या होता है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है लिक्विड का फॉर्म में, जिसको हम टॉयलेट या मूत्र बोलते हैं, वो सारा मूत्र इस ब्लैडर में इकट्ठा रहता है। और ये जो वाली ट्यूब्स थी वास्ट डिफरेंस ट्यूब इसी ब्लैडर के पीछे होते हुए, और इसकी ये ट्यूब्स है यूट्रस ट्यूब, इसके ऊपर से होते हुए जाती है, और ये जो ट्यूब्स वास्ट डिफरेंस होती है ये इजैकुलेटरी डक्ट में आके जुड़ जाती है। यहाँ पे एक इजैकुलेटरी डक्ट होती है, वहाँ पर जुड़ जाती है, और ये इजैकुलेटरी डक्ट सीधे जुड़ती है यूरिथ्रा से। ये जो यूरिथ्रा है, और यूरिथ्रा क्या होता है इसको देखते हैं। ये जो पेनिस होता है, पेनिस के सबसे मिडिल में एक पाइप सा होता है जहाँ से टॉयलेट बाहर निकलता है, तो ये यूरिथ्रा होता है, और इसी यूरिथ्रा में इजैकुलेटरी डक्ट आके मिल जाती है। तो ये यूरिथ्रा हो गया, ये हमारे सेकेंडरी ऑर्गन्स हो गए। तो सेकेंडरी ऑर्गन्स एपिडाइडिमिस, वास्ट डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरिथ्रा, हमने ये सब चारों देख लिए। और तीसरा पार्ट हम देखेंगे ग्लैंड्स हमारी बॉडी में ग्लैंड्स भी होती हैं जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं रिप्रोडक्शन में। और ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले बात करें हम, तो सबसे पहले बात जो करें तो वो होती है हमारे एक माइंड में, यानी हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आप सभी जानते होंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और ये ग्लैंड जो होती है इतनी छोटी होती है कि केवल मटर के दाने के लगभग बराबर होती है। और इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, मेनली 2 भाग होते हैं, एक एंटेरियर पार्ट, एक पोस्टीरियर पार्ट, यानी एक आगे वाला भाग और एक पश्चिम भाग। तो ये जो ग्लैंड्स होती है बहुत सारे हार्मोन्स को निकालती है, ये ग्लैंड्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स बहुत सारे हार्मोन्स को निकालती है, और ये दूसरी ग्रंथियां जो होती है ग्लैंड्स होती हैं उन पर नियंत्रण करती है, यानी उनसे काम करवाती है। इसीलिए इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो अब ये जो हार्मोन्स निकालती है पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्मोन्स निकालती है, वो बाकी ग्लैंड्स को एक्टिव करती है। जैसे टेस्टिस है, टेस्टिस एक ग्लैंड है, तो टेस्टिस ग्लैंड से किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये कौन एक्टिव करेगा, ये करती है मास्टर ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड उसको एक्टिव करती है। और इसमें से 2 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, एक FSH और एक LH। तो ये 2 हार्मोन्स निकलते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे हम। तो अब इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो ये तो माइंड का, ये तो हो गई माइंड की ग्लैंड्स हो गई, और कुछ ग्रंथियाँ और होती हैं जो हमारे इस सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं, और उसको देखने के लिए हमें दूसरे डायग्राम पे जाना पड़ेगा। जैसे ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो इसमें हमने अभी तक पढ़ा था, देखो ये जो सबसे बीच वाला भाग है ये तो है टेस्टिस, ये वाला भाग, इसके ऊपर वाला भाग ये एपिडाइडिमिस, और ये इसके ऊपर जो एक थैली सी लगी हुई है ये कवर है जिसके अंदर, इसको बोलते हैं स्क्रोटम, और इसके ये जो एपिडाइडिमिस जिससे जुड़ती है उसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंसिया। तो वास्ट डिफरेंसिया बोलते हैं इसको। और अब बात करते हैं ग्लैंड्स की।
जब ये वाज डिफरेंशिया इसके जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होके आता है, तो इससे एक ग्लैंड जुड़ी होती है जिसको होते हैं सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड। तो सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड से जुड़ी होती है, यानी वाज डिफरेंशिया सेमिनल वेसाइकल से जुड़ी होती है, और जहाँ पर ये ओपनिंग होती है इसकी, वहीं से इजैकुलेटरी डक्ट स्टार्ट हो जाती है। और ये इजैकुलेटरी डक्ट जैसे स्टार्ट होती है, वहीं उसके थोड़े से पास में एक ग्लैंड और होती है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड है ये। और उसी के जस्ट नीचे थोड़ा सा अगर नीचे और जाएंगे तो इसमें हमें एक ग्लैंड, एक पेयर और मिलेगा ग्लैंड्स का ये। तो इसका नाम होता है बल्बोरेथरल ग्लैंड, या फिर इसको होता है एक नाम और होता है इसका कॉवल्स ग्लैंड्स। तो दो नाम है इसके। तो ये तीन हमको देखने मिले, तीन पेयर होते हैं ग्लैंड्स के, एक इधर की साइड, एक राइट की साइड, एक राइट की साइड और एक लेफ्ट की साइड। दो पेयर होते हैं इसके ग्लैंड्स के, सॉरी तीन पेयर होते हैं। तो तीनों पेयर के बारे में देखा। अब इसके फंक्शन के बारे में देखेंगे, ये फंक्शन कैसे होता है, कैसे कैसे काम होता है। तो उसे देखने के लिए हमें थोड़ा सा फिर दोबारा उसी पे जाना पड़ेगा। ये पीछे वाले डायग्राम पे जाते, इसी पे समझते हैं। चलो अब देखो फंक्शन कैसे होता है। फंक्शन होता है कि ये जो इसमें टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर ये ट्यूबल्स होती हैं, ये वाली, ये जो ट्यूबल्स हैं ये इसका नाम है सेमनीफेरस ट्यूब्स। और जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन। और स्पर्म का फॉर्मेशन कब होता है? जब कॉपुलेशन होता है। जब कॉपुलेशन करता है मेल फीमेल के साथ, तब माइंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स निकालती है, और वो हार्मोन्स इसको, यानी जो टेस्टिस ग्लैंड है इसको एक्टिव करती है, और इसमें से एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है, इस हार्मोन्स का नाम होता है, जैसे टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से ही ये जो सेकेंडरी कैरेक्टर आते हैं मेल के अंदर, जो सेकेंडरी कैरेक्टर आते हैं वो टेस्टोस्टेरोन से होते हैं। सेकेंडरी कैरेक्टर क्या होते हैं? प्राइमरी कैरेक्टर तो ये होते हैं जब मेल और फीमेल की पहचान करने के लिए कि उसके टेस्टिस का होना, ये तो प्राइमरी कैरेक्टर है। ये टेस्टिस अगर हैं तो वो प्राइमरी कैरेक्टर है। सेकेंडरी कैरेक्टर क्या होते हैं कि जिससे हम पहचानें कि ये मेल है या फीमेल है। तो सेकेंडरी कैरेक्टर में क्या होता है कि जब टेस्टोस्टेरोन निकलना शुरू हो जाता है, तब इंसान के यानी मेल के चेहरे पर दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है, बाल उगने शुरू हो जाते हैं, और आवाज़ थोड़ी भारी होने लगती है, और भी बहुत सारे होते हैं, आप सब जानते हो। आगे हम बात करें तो इसमें ये हार्मोन्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, और भी हार्मोन्स निकलते हैं जिसकी वजह से ये एक्साइटेड होने लगता है। तो टेस्टिस ग्लैंड और यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन होने लगता है। यानी जो सेमिनिफेरस ट्यूब है इसमें स्पर्म का बनना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो स्पर्म बनता है सेमिनिफेरस ट्यूब में, ये स्पर्म केवल एक इमैच्योर स्पर्म होता है। इमैच्योर स्पर्म मतलब कि ये स्पर्म यहाँ से गया और इस ट्यूब में, एपिडाइडिमिस ट्यूब में आके फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर एक कुछ टाइम के लिए रुकता है, और ये किस टाइम के लिए रुकता है कि ये जब तक यहाँ पर क्या होता है, मैच्योराइजेशन होता है इसका, यानी मैच्योर होते हैं। एपिडाइडिमिस जो है, एपिडाइडिमिस में स्पर्म मैच्योर होते हैं। यानी मैच्योर का मतलब क्या है कि जो स्पर्म बना था उसमें एक टैल बननी शुरू हो जाती है, इस तरह से एक पूंछ बननी शुरू हो जाती है स्पर्म में। तो ये स्पर्म का कंप्लीट स्पर्म बन जाता है। तो अब यहाँ पे जो एपिडाइडिमिस है, यहाँ पे स्पर्म मैच्योर हो गया, यानी उसमें एक पूंछ बन गई, टैल बन गई। अब वो खुद ब खुद गति कर सकता है। अभी तक जब यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब से जब एपिडाइडिमिस में गया था, तब ये खुद गति नहीं कर सकता था क्योंकि इसके अंदर ट्यूब नहीं थी। लेकिन अब ये टैल नहीं थी, अब इसमें टैल आ गई है, मैच्योर हो गया है। तो अब ये खुद गति करके यहाँ से सीधे कहाँ जाएगा, वास्ट डिफरेंस से होते हुए सीधे इजैकुलेटरी डक्ट में जाके जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे ये स्पर्म गए, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, और ये वास्ट डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट में चला गया। अब यहाँ से जाएगा तो तब क्या होता है, तब यह होता है कि यहाँ पे जो ग्लैंड्स होती हैं, इसमें यहाँ पे जो जुड़ी हुई ग्लैंड्स होती हैं, ये वाली सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड होती है, ये कुछ लिक्विड का फॉर्मेशन करती है। और ये जो लिक्विड का फॉर्मेशन करती है वो कौन कौन से लिक्विड होते हैं हम उसको देखते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो लिक्विड होता है एक्चुअली ये बेसिक होता है। बेसिक मतलब एल्कलाइन होता है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, ग्लैंड्स में आते हैं। तो जो पहली ट्यूब्स है, जो पहली ग्लैंड्स है वो है सेमिनल वेसाइकल,
और सेमिनल वेसिकल में क्या होता है, सिट्रेट होता है और फ्रक्टोज होता है, और ये जो होता है एल्केलाइन होता है यानी बेसिक होता है। तो सिट्रेट और फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज का काम होता है, फ्रक्टोज यानी ग्लूको, ये एक शुगर है, और शुगर से हमें क्या मिलता है, शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट से मिलता है एनर्जी। और ये यहाँ से जो लिक्विड निकलता है, ये लिक्विड सीधा किस में मिल जाता है, ये स्पर्म, यानी यहाँ से जो स्पर्म गए थे, ये बास डिफरेंस से होते हुए स्पर्म गए थे, तो यहाँ से क्या आएगा, जो सेमिनल वेसिकल है यहाँ से एक लिक्विड निकलेगा, और स्पर्म उस लिक्विड्स के साथ मिक्स हो जाएंगे, और ये लिक्विड होता है, इसके अंदर फ्रक्टोज होता है, और फ्रक्टोज की वजह से क्या होता है, स्पर्म जो होते हैं स्पर्म को एनर्जी मिलती है, और जिसकी वजह से ये आगे तक गति कर पाते हैं। तो इसमें अब यहाँ पर जो पहले क्या था, यहाँ पे केवल स्पर्म थे, जो बास डिफरेंस है, बास डिफरेंस से जो इजैकुलेटरी डक्ट रहते हैं वो केवल स्पर्म थे, और वहाँ पे अब यहाँ पे जब सेमिनल वेसिकल से स्पर्म के साथ एक लिक्विड और मिला जिसके अंदर फ्रक्टोज है, और जो फ्रक्टोज है तो वो उसमें एनर्जी मिलेगी। अब ये थोड़ा और आगे बढ़ेगा, और थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे एक ग्लैंड मिलेगी जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, अब प्रोस्टेट ग्लैंड से भी कुछ चीज़ें निकलेंगी, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर आ जाते हैं हम, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या निकलेगा, एक एमाइलेज और पेक्टोज, एमाइलेज और प्रोटीएज, और इसमें फॉस्फेट भी होता है। एमाइलेज और प्रोटीएज का काम करता है, ये एक न्यूट्रिशन का वर्क करते हैं। यानी अब देखो यहाँ से यहाँ स्पर्म, यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस में जो सेमिनल वेसिकल ट्यूब्स हैं, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, और इसमें सेमिनल वेसिकल ट्यूब्स हैं, इसमें का फॉर्मेशन हुआ, और एपिडाइडिमस में क्या हुआ, एपिडाइडिमस है ये मैचुराइजेशन हुआ, यानी पूंछ बन गई, और जब पूंछ बन जाती है, मैचुराइजेशन होता है, तो ये क्या होता है, यहाँ से मूवमेंट खुद ब खुद चलने लगता है, पूंछ की गति करने लगता है। लेकिन इसमें इतनी एनर्जी नहीं होती, तो एनर्जी को और बढ़ाने के लिए क्या होता है कि ये जो बास डिफरेंस होते हुए जब इजैकुलेटरी डक्ट तक जाता है तो सेमिनल वेसिकल से एक लिक्विड निकलता है जिसके अंदर फ्रक्टोज होता है, और जो फ्रक्टोज होता है इसको और एनर्जी देता है, और एनर्जी तो मिलती है साथ में। अब थोड़ा सा आगे और चलता है तो यहाँ से एक लिक्विड और निकलता है जो लुब्रिकेंट की तरह होता है, लुब्रिकेंट लिक्विड होता है। अब ये लिक्विड निकलेगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे जो लिक्विड है इसके अंदर दो चीज़ थी, एक इसमें जो न्यूट्रिशन थे, उस न्यूट्रिशन में हमको देखने मिलेगा, जो न्यूट्रिशन था वो एमाइलेज और प्रोटीज न्यूट्रिशन था, और एमाइलेज प्रोटीज न्यूट्रिशन क्या करेंगे, इसको न्यूट्रिशन का काम करेंगे, यानी इसको आगे तक जाने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होगा, तो न्यूट्रिशन का काम करेंगे। अब यहाँ पे दो तरह के लिक्विड मिल गए। अब यहाँ पे एक लास्ट में हमें एक और यहाँ पे हमें ग्लैंड्स मिलेगी, और ये ग्लैंड्स का नाम है, इसका नाम है बल्बुरेथरल ग्लैंड्स, और जिसको हम कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो बल्बुरेथरल ग्लैंड्स होगी, और ये जो ग्लैंड्स होती है इसमें इन सबसे पहले यानी दो ग्लैंड्स हैं, यानी एक प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, इन दोनों ग्लैंड से पहले ही एक लिक्विड का फॉर्मेशन होता है, और वो लिक्विड उस लिक्विड के अंदर जो होता है। अब देखो इस लिक्विड के अंदर क्या क्या होता है, इधर हम देखेंगे। तो ये जो बल्बुरेथरल है जिसको कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं, इस लिक्विड के अंदर एक लुब्रिकेंट एल्केलाइन फ्लूइड निकलता है। तो लुब्रिकेंट एल्केलाइन फ्लूइड निकलता है, ये सबसे पहले निकलता है पेनिस से। जब कॉपुलेशन करते हैं तो पेनिस से एक लुब्रिकेंट निकलता है, एल्केलाइन फ्लूइड निकलता है, और ये एल्केलाइन नेचर का होता है, यानी क्षारीय होता है। क्षारीय होने का रीजन है इसका भी, क्षारीय होने का रीजन इसलिए है क्योंकि जब कॉपुलेशन करते हैं तो मेल का जो पेनिस जब वेजाइना में होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें वेजाइना में एक एसिडिक मीडियम होता है, यहाँ पे लिक्विड होता है, ये एसिडिक होता है, और जब स्पर्म आए तो वो एसिड से ख़त्म ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, एक एल्केलाइन लिक्विड निकलता है, और वो एल्केलाइन लिक्विड यहाँ पे वेजाइना में उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिडिक जो मीडियम होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे स्पर्म डेड नहीं हो पाते। तो अभी हमने ये पूरा प्रोसेस देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और ग्लैंड्स, इन सब के बारे में देखा। तो अब आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ और कहाँ कहाँ होते हुए गए। तो अब देखो जैसे ही यहाँ पे बल्बुरेथरल से यहाँ से निकलेगा तो सीधा अब ये पेनिस है, और इस पेनिस में जो सबसे लास्ट में ये जो सबसे बीच में एक ट्यूब्स है, इस ट्यूब के सहारे ये
सीमेन जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, यानी स्पर्म और बाकी जितने भी इसमें से लिक्विड्स निकले हैं वो सब लिक्विड्स मिलकर क्या बनता है, एक सीमेन बनता है। तो अब वो यहाँ से सीमेन निकलेगा और सीमेन कहाँ जाएगा, वो सीधा सीमेन ट्रांसफ़र कर दिया वेजाइना में, तो वेजाइना में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो अब ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हमको देखने मिलेगा कि यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होंगे और कुछ ग्लैंड्स भी होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखते हैं। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या है, ओवरीज। सबसे पहले क्या है, ओवरीज। अब ओवरी की देखते हैं कि ओवरी कहाँ प्रेजेंट होती है। तो हम चलते हैं फीमेल में, और फीमेल में ये हमारा भाग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और यहाँ पे देखो ये वाला भाग वेजाइना वाला भाग है, और ये है जो वाइट कलर की दिखाई दे रही है, ये ओवरीज है। और ये ओवरीज भी पेयर में होती हैं, मेल में टेस्टिस होती हैं और फीमेल में ओवरीज होती हैं, और दोनों में एक पेयर में दिखाई देती है, हमको एक पेयर में मिलेंगे। अब ये इसको अगर हम जूम करके देखते हैं, देखें इस स्ट्रक्चर को, तो हमको ये इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, ये वाला भाग। तो अब हम स्टार्टिंग देखें इसमें कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो अब देखो ये जो सबसे स्टार्टिंग पार्ट होता है इसको तो वेजाइना पार्ट होता है, और इसके बाद ये जो वाला भाग है, ये पूरा भाग इसको होता है यूट्रस बोलते हैं, जिसमें बेबी का डेवलपमेंट होता है। और यहाँ से एक ट्यूब निकलती है, यहाँ से इस यूट्रस वाले भाग से ये ट्यूब निकलती है दोनों तरफ को, और ये दोनों तरफ के जो ट्यूब निकलती हैं इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। ये ट्यूब्स कहलाती हैं फैलोपियन ट्यूब्स। ये ट्यूब्स फैलोपियन ट्यूब्स कहलाती हैं। और ये फैलोपियन ट्यूब्स एक यहाँ पे संरचना तक लास्ट का जो होता है, एक इसकी संरचना होती है, और ये जो संरचना होती है एक उंगली ऐसी संरचना है, ये वाली संरचना हम देख रहे हैं ऐसी है जैसे उंगली बनी हो, इसलिए इनको बोलते हैं फिम्ब्रीज, इसको फिम्ब्रीज बोलते हैं। और ये इसके पास में ओवरी प्रेजेंट होती है, और ओवरी यहाँ से यूट्रस से डायरेक्ट अटैच होती हैं। ये जो ओवरी होती है यूट्रस से जुड़ी होती है दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी। तो अब हमने इसमें ये देखे, इसके पार्ट देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो अगर हम और इसका फंक्शन की बात करें कि इसमें फंक्शन कैसे कैसे होता है, क्या होता है, तो वो देखेंगे। तो ओवरी जैसे हमने देखा कि टेस्टिस, मेल में क्या थे, मेल में जो ग्लैंड्स थे वो कौन से थे, टेस्टिस थे, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता था। और यहाँ पर यानी स्पर्म जो होंगे यहाँ पे वो क्या कहलाएंगे, मेल गैमेट कहलाएंगे, मेल गैमेट यानी स्पर्म सेल। अब यहाँ पे जो फीमेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है ओवरीज में। ये जो ओवरीज हैं इसमें फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब लेकिन यहाँ पे ओवरीज जो होती हैं इसमें जो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमेट यानी एग सेल, वो एक बार में एक ही ओवरीज में होगा। यानी एक महीने अगर इसमें फॉर्मेशन होगा तो अगले महीने इसमें होगा, ये सेम महीने में दोनों में एक साथ नहीं होता। जैसे कि मेल में अगर देखें तो मेल में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो टेस्टिस हैं उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और स्पर्म का फॉर्मेशन दोनों टेस्टिस में एक साथ होता है। लेकिन फीमेल में अगर देखें तो फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में जो ओवरीज होती हैं उसमें एक बार में एक ही ओवरीज में उसका ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, यानी फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम एग सेल भी कहते हैं। तो अब होगा क्या कि अब जब माइंड से, यानी माइंड में क्या हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से LH हार्मोन निकलता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है, और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, ओवरी के लिए। ओवरी को क्या करता है, एक्साइटेड कर देता है, यानी इसको एक्साइटेड कर देता है, और यहाँ से ये एग सेल के फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जो ओवरी है, ओवरी में एग सेल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हम इसको देखते हैं, ये जो ओवरी वाला भाग है इसमें एग सेल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब एग सेल का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, कैसे होगा, देखो ये एक ओवरी हमने देख लिया, ये वाली ओवरी है, एक वाली शायद कोई सी भी एक ओवरी ले लो, क्योंकि एक ही ओवरी में फॉर्मेशन होगा एक बार में। तो ये जो ओवरी है इसमें एग का फॉर्मेशन होगा, कैसे। अब यहाँ पे जो हम देखते हैं कि जो मेल होता है, मेल में हर बार नए स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पे एक बार में एक लिमिटेड एग सेल होती हैं, और वो एग सेल क्या होती हैं, वो एग सेल मैच्योर होती रहती हैं।
जैसे यहाँ पे बहुत सारी एक्सेल होंगी और वो एक्सेल क्या होंगे, धीरे धीरे डेवलप होते जाएंगी। जैसे ये यहाँ पे छोटी छोटी एक्सेल हैं और ये धीरे धीरे डेवलप हो गई और बड़ी होती जाएंगी। और डेवलप होने के बाद अब यहाँ पे ये देखो, ये जो एक्सेल हैं अब यहाँ से बाहर निकल जाएगा और बाहर निकलने के बाद सीधा कहाँ जाएगा, ये फैमिलीज के पास। यहाँ से एक्सेल का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे सीधा फैमिली के पास जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि दो तरह की इसमें कलर की नसें दिखाई दे रही हैं। एक जो येलो कलर की, यहाँ पे एक जो है सॉरी ब्लू कलर की है और एक रेड कलर की। जो रेड कलर की होती है उसमें ब्लड बहता है और ये जो येलो कलर की है ये होती है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स यानी तंत्रिका तंत्र, जिसमें हमें दर्द या फिर ठंडे गर्म का एहसास होता है जिसकी वजह से, और ब्लड सेल जिसमें ब्लड बहता है। तो दोनों चीज़ें होती हैं इसमें। तो अब इसमें अगर हम देखें, देखो ये वाला भाग था, इसमें अब ये हमने देखा था जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया था। स्पर्म का फॉर्मेशन जब हुआ तो यहाँ पे स्पर्म को छोड़ दिया गया। यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म होंगे, उनको छोड़ दिया जाएगा। और स्पर्म जब छोड़ दिए जाएंगे तो उसमें देखो फ्रक्टोज भी था और उसके न्यूट्रिएंट्स के लिए जो न्यूट्रिशन के लिए उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड से एमाइलेज और प्रोटीज था। तो वो उसमें एनर्जी तो होगी, वो एनर्जी होगी तो उसकी वजह से क्या करेंगे, स्पर्म मूव करेंगे, गति करेंगे यहाँ से अंदर की ओर। और ये वाला जो भाग होता है यहाँ पे, ये वाला जो भाग होता है ये कहलाता है सर्विक्स कहलाता है। और ये सर्विक्स एक बहुत नैरो भाग होता है और इसको पार करते हुए, पेनिट्रेट करते हुए आगे की तरफ चलते हैं। अब इसमें जो लाखों स्पर्म बनते हैं, लाखों स्पर्म होते हैं, वो स्पर्म इधर की तरफ गति करते रहते हैं, जो सीधे जाते हैं। अब ये स्पर्म होता है उनका एक टाइम पीरियड होता है, यानी वो केवल 20 या 25 मिनट तक ही वो सर्वाइव कर पाते हैं, उसके बाद वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। अब हमने ये माना कि ये जो ओवरी है, इस ओवरी में एक्सेल का फॉर्मेशन हुआ और ये यहाँ पे चला गया, फ्लोपियन ट्यूब में चला गया। जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं इसके अंदर गया। अब यहाँ से जो स्पर्म, यहाँ पे जो स्पर्म है वो इधर की तरफ जाएंगे। यहाँ पर तो एग का फॉर्मेशन हुआ नहीं है तो यहाँ पे फंस जाएंगे एग। यहाँ पे जो स्पर्म है वो फंस जाएंगे और मर जाएंगे। यहाँ पे कुछ इधर सीधे जाएंगे तो वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, कुछ इधर की तरफ जाएंगे। तो जब इधर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इधर से एग सेल आ रही है, यहाँ पे एग सेल है और इधर से स्पर्म सेल आ रहे हैं। तो दोनों में क्या होगा, दोनों में आपस में फ्यूज़न होगा। दोनों हैं जो सेल्स हैं, दोनों में आपस में फ्यूज़न होगा और वो फ्यूज़न होगा उसको हम एक डायग्राम में इस तरह से देख सकते हैं। ये वाला डायग्राम है ये। अब देखो यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से स्पर्म आए थे, ये ओवरी है, यहाँ से एग सेल का फॉर्मेशन हुआ और एग सेल इधर यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब है, ये हमारी पूरी, ये वाली जो पूरी फैलोपियन ट्यूब है, इस फैलोपियन ट्यूब में क्या आएगा, वो एग मूव करेंगे ऊपर की तरफ और यहाँ से स्पर्म आ रहेंगे धीरे धीरे। ये स्पर्म आएंगे और स्पर्म, ये जो हमको दिख रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है हमको यहाँ पर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये स्पर्म है। ये लाल जो वाइट कलर का है ये स्पर्म है। स्पर्म यहाँ पे इसको एंटी करेंगे और जब एक स्पर्म इसके अंदर चला जाएगा तो टैल तो यहाँ पे टूट के बाहर चली जाएगी। एक स्पर्म इसके अंदर चलेगा और स्पर्म के अंदर जो होगा वो क्या होगा, उसके अंदर क्रोमोसोम्स होंगे, यानी डीएनए होंगे और क्रोमोसोम्स इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे और इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यानी फ्यूज़न हो जाएगा। और जब वो फ्यूज़न होगा वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। अब फ्यूज़न हो गया, फ्यूज़न होने के बाद क्या होगा, ये जो एग सेल थी, देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। यहाँ पर हमने देखा यहाँ पे एक एग सेल है, एक न्यूक्लियस है एग सेल का, एक स्पर्म का न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स में क्या है, डीएनए होता है। अब दोनों क्रोमोसोम्स आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए और जब मिक्स हो जाएंगे तो एक न्यूक्लियस बन जाएगा, दो न्यूक्लियस है और दोनों न्यूक्लियस आपस में मिक्स हो गए, एक न्यूक्लियस बन गया। और जब वो इसमें इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जब वो एक जो सेल बनती है वो कहलाती है जाइगोट, यानी अब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। तो पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है कैसे कैसे क्या हुआ। एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो जाइगोट है अब धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से कहाँ पे चलेगा, ये अंदर की ओर आएगा, यानी ये वाला जो पार्ट था हमारा, ये वाला जो पार्ट है इसकी ओर अंदर की ओर आएगा। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ पर ये जाइगोट में क्या होगा, क्लीवेज होगा, यानी एक
एक जाइगोट जो है यानी एक जाइगोट सेल है वो 2 सेल में टूटेगी, फिर 2 4 में टूटेगी, 4 8 में टूटेगी, 8 16 में, फिर 32 में टूटेगी। तो अब 2 से 8 तक जो प्रोसेस होता है यानी 2 सेल में टूटा पहले, फिर वो 8 सेल 2 से 4 में टूटा, 4 से 8 में टूटा, तो ये क्या कहलाता है, ये क्लीवेज कहलाता है। तो पहले दिन में क्या हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। दूसरे दिन में क्या हुआ, 2 सेल में बदला, फिर 4 सेल में बदलेगा, 2 से 4 में, 4 से 8 सेल, वो तीसरे दिन हो जाएगा। अब ये क्लीवेज हो गया। क्लीवेज होने के बाद क्या होता है, क्लीवेज होने के बाद ये सेल में डिवीजन लगातार होता रहता है। 8 से 16, 16 से 32 सेल होगा, और जब ये 32 सेल होता है तो ये कहलाता है, इसका नाम होता है मॉरुला। मॉरुला नाम दे दिया जाता है इसको। अब ये मॉरुला बन गया और इसमें 32 सेल हैं। तो अब ये मॉरुला है, अब इसमें काफ़ी सारी सेल्स आ गई हैं। अब फिर इसमें डेवलपमेंट क्या होगा कि ये एक स्टेबल होने लगेगी, यानी इसमें एक अरेंजमेंट होगा। और अरेंजमेंट कैसे होगा कि ये जो सेल्स हैं वो एक किनारे पे इस तरह से इकट्ठी होने लगेंगी, और कुछ सेल्स यहाँ पर साइड में आ जाएंगी, और बीच वाला भाग जो होगा, बीच वाला भाग हो जाता है बैकेंड भाग होता है, यानी खाली होता है भाग, और इसी को बोलते हैं हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ये जो भाग है यानी पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो 5वें दिन हो जाता है। अब ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब ब्लास्टोसिस्ट का जब फॉर्मेशन हो जाता है तब क्या होता है, ये 6ठे दिन आगे बढ़ता रहता है, और फिर 7वें 8वें दिन तक ये सेटल होने लगता है, यानी ये यहाँ पर सेटल होगा, और इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके अंदर फिक्स होने लगेंगे, और इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, यानी ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा या फिर सेटल हो जाएगा यहाँ पर, और जब सेटल हो जाएगा फिर इसके अंदर क्या होगा, डेवलपमेंट होता रहेगा, और जब डेवलपमेंट होता रहेगा तो यहीं पे क्या होगा, एक बेबी का फॉर्मेशन होगा, डेवलपमेंट होता रहेगा। तो ये हो गया हमारा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने देखा। तो इसको ये तुम शायद क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें देखो, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था इसमें हमने क्या क्या देखा, इसको एक बार और देख लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी था जिसमें टर्मिनल एपिथीलियम थी। टर्मिनल एपिथीलियम जो इसके अंदर ओवरी के अंदर जो सेल्स होती हैं, ओवरी के अंदर इसके अंदर सेल्स होती हैं वो टर्मिनल एपिथीलियम कहलाती हैं। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में फैलोपियन ट्यूब्स और यूट्रस। और अब देखो यूट्रस और वजाइना वाला पार्ट ये हमने सब समझा दिया। और गैमिटोसिस होता है गैमिट का फॉर्मेशन। गैमिट कौन कौन से, एक मेल गैमिट होता है, एक फीमेल गैमिट। मेल गैमिट में स्पर्म बनते हैं, और स्पर्म बनते हैं तो इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में बनते हैं ओवम बनते हैं, ओवम उसके लिए बोलते हैं oogenesis।